नमस्कार। दूसरे आपको कैसे देखते हैं यह इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि आप खुद को कैसा देखते हैं, किस प्रकार से आप अपनी तैयारियां करते हैं, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आओ इसी पॉजिटिव थॉट के साथ आज के व्याख्यान रेल परिवहन का अध्ययन करते हैं। हमने पिछले व्याख्यान में सड़क परिवहन का अध्ययन किया था, अब हम रेल परिवहन का अध्ययन करेंगे। तो रेल परिवहन भारत में या विश्व में कहिए एक प्रमुख परिवहन का साधन है जो स्थल परिवहन के अंतर्गत आता है। ये लंबी दूरी के लिए वस्तुओं और व्यक्तियों को लाने ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लंबी दूरी के लिए ये सबसे बढ़िया स्थल परिवहन का साधन है और भारत में रेल परिवहन सबसे बड़ा संगठन भी है जो कृषि और उद्योग के बीच में एक ज्वाइंटर का काम करता है, यानी उद्योगों तक कच्चा माल पहुंचाना और उद्योगों से निर्मित माल मार्केट तक पहुंचाने में रेलवे का बड़ा योगदान है। ये भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का प्राधिकरण है, ठीक है। और यदि हम बात करें देश की पहली रेलगाड़ी की तो वो चली थी 16 अप्रैल को, 16/4/1853 को मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर की दूरी के लिए, मुंबई से ठाणे, ठीक है। आजकल इसको थाने बोलते हैं। और भारतीय रेलवे को 16 प्रखंडों में यानी जोन में बांटा गया है, जिसमें से नॉर्दर्न रेलवे जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली है वो सबसे बड़ा रेलवे जोन है। और किसी भी स्थान पर रेल को प्रभावित करने वाले कारकों में लैंडस्केप, इकोनॉमी और वहाँ की एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था मुख्य भूमिका निभाती है। उत्तर भारत के मैदानों में रेलों का सघन जाल मिलता है, क्योंकि मैदानी भागों में रेल के जाल बिछाना आसान रहता है और यहाँ पर जनसंख्या अधिक होती है और साथ ही साथ यहाँ पर जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी और इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो भी ज़्यादा होता है। यदि हम भारत की बात करें तो भारतीय रेलवे में 3 प्रकार के रेल गेज मिलते हैं। गेज क्या होता है कि एक पटरी, यानी एक पटरी जो होती है ना, एक जिसको हम ट्रैक बोलते हैं, एक ट्रैक पर 2 पटरियाँ होती जिस पर एक व्हील चलता है, दूसरे पे दूसरा व्हील चलता है, तो इसको गेज बोलते हैं। तो इनके बीच की दूरी को गेज कहा जाता है। इसके ऊपर आप लाइव वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने उसके ऊपर भी एक ओरिजिनली रेलवे स्टेशन पर जाकर, रेलवे ट्रैक पर जाकर ही वीडियो बनाई है, जो आपको एक्स्ट्रा वीडियो नाम की एक प्लेलिस्ट होगी मेरे चैनल पर, उसमें आप देख सकते हैं, या उसका डिस्क्रिप्शन जो लिंक है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप इसको लाइव देख सकते हैं कि रेल गेज क्या होता है। तो रेल गेज के आधार पर 3 टाइप्स की रेलवे होती है। एक होती है जिसको हम ब्रॉड गेज बोलते हैं, जिसकी दूरी होती है 1676 mm, 1676, ठीक है, यानी 1.67 मीटर, ये यहाँ पर ऐसे है, ठीक है। या फिर दूसरी होती है जिसको हम बोलते हैं 1000 मिलीमीटर, यानी उसमें 1 मीटर की डिस्टेंस होती है एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक, यानी वो 3 फीट 3 इंच चौड़ी पटरी होती है और ये लगभग 5 फुट और 6 इंच की होती है, ठीक है। और जो नैरो गेज ये होती है पहाड़ों पर, ये 2 टाइप्स की होती हैं, 0.762 मीटर और 0.610 मीटर। देखो जो रेल गेज होता है ना, इसकी चौड़ाई मैदानों में ज़्यादा होती है, डेजर्ट में मीटर गेज होती है और पहाड़ों पर नैरो गेज होती है। लेकिन तीनों में प्रॉब्लम क्या है कि जो जितना बड़ा ट्रैक होगा उसकी गाड़ी को घूमने के लिए, मोड़ होने के लिए, क्योंकि रेलगाड़ी में कोई स्टीयरिंग तो होता नहीं है, वो तो सीधा चलेगा इंजन या वो वापस चलेगा, तो उसको धीरे धीरे घुमाया जाता है और वो भी एक ट्रैक को ऊंचा कर दिया जाता है, दूसरे को नीचा कर दिया जाता है। तो जिस साइड ट्रैक में घुमाव होता है नीचा कर दिया जाता है, उस साइड ट्रेन धीरे धीरे मुड़ जाती है। अब पहाड़ी एरिया में जगह नहीं होती है तो इसलिए हम वहाँ पर नैरो गेज बनाते हैं ताकि गाड़ी जल्दी से टर्न ले ले। लेकिन ब्रॉड गेज, नैरो गेज और मीटर गेज तीनों अलग अलग ट्रैक होने से तीनों के लिए अलग अलग गाड़ियाँ, अलग अलग बोगियाँ हमने बनानी पड़ती हैं, और जिसमें ट्रैवल करने में हमें बहुत सारा समय और बार बार माल को उतारना और चढ़ाने की समस्या आती है। इसलिए सरकार अब धीरे धीरे मीटर गेज को तो ब्रॉड गेज में कन्वर्ट कर रही है।
ठीक है। हालांकि इनकी लंबाई की बात करें तो ब्रॉड गेज सबसे ज़्यादा है, 63,950 किलोमीटर लंबी है। मीटर गेज 2,402 किलोमीटर और नैरो गेज 1,604 किलोमीटर है। नैरो गेज की यदि बात करें तो कालका शिमला रेलवे लाइन, इसके अलावा दार्जिलिंग की टॉय ट्रेन और साउथ इंडिया में जो टी प्लांटेशन के अंदर ट्रेन चलती है तो वो प्रमुख ट्रेन हैं, ट्रैक हैं जो वर्ल्ड हेरिटेज, शिमला और कालका वाली जो रेलवे ट्रैक है वो तो वर्ल्ड हेरिटेज में भी शामिल है। और ज़्यादा आपने डिटेल इसकी देखनी है तो आप www.indianrailways.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। अब बात करते हैं टोटल लेंथ की, तो भारत में 67,956 किलोमीटर लंबे रेलवे ट्रैक हैं। नेक्स्ट है कि यदि हम रेलवे की बात करें तो जो कोंकण रेलवे है ये भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोंकण रेलवे सह्याद्री यानी वेस्टर्न घाट में है और ये दर्रों को पार करते हुए ये रेल मार्ग अपने आप में जो है वर्ल्ड हेरिटेज में ये भी एक प्रकार से शामिल है। इसे इंजीनियरिंग का करिश्मा भी कहा जाता है कोंकण रेलवे को। ठीक है, जो मुंबई के पास दोहा से शुरू होता है और मैंगलोर पोर्ट कर्नाटक तक जाता है। ठीक है, और इसी के रास्ते में वहाँ पर एक वो जो अपना सह्याद्री है, वेस्टर्न घाट है, उसको ये पार करके जाता है। तो बहुत सारे इसमें पुल और दर्रे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है पाइपलाइन परिवहन। तो पाइपलाइन में क्या होता है कि पाइपलाइन परिवहन में पाइप का प्रयोग किया जाता है माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए, खासकर वो भी लिक्विड को और गैस को, जैसे पानी है, पेट्रोलियम है, या कभी कभी हम सलरी के रूप में तरल अवस्था में ठोस पदार्थ को भी भेज देते हैं। जैसे भारत में साउथ इंडिया में, जैसे ये साउथ इंडिया है, यहाँ वेस्टर्न घाट है, यहाँ पर कुद्रेमुख है कर्नाटका का और यहाँ पर मैंगलुरु पोर्ट है। तो यहाँ पर हमने एक पाइपलाइन बिछाई है वेस्टर्न घाट को पार करते हुए, जहाँ से हम लोहो एस्क आयरन ओर को सलरी के रूप में भेजते हैं। ठीक है, मिट्टी मिक्स होती है उसमें और पानी उसमें मिला देते हैं, तो वो पाइप के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसमिट हो जाता है। तो ये सलरी के रूप में भी इसमें भेजा जाता है माल को। ठीक है, इसी प्रकार से पानी हम इससे ले जा सकते हैं, कच्चा तेल ले जा सकते हैं, पेट्रोल ले जा सकते हैं और प्राकृतिक गैस यानी एलपीजी का ट्रांसमिशन इसमें हम करते हैं। साथ ही साथ जैसे आप देखेंगे जो देश के अंदर, जैसे बरौनी बिहार में है, मथुरा यूपी में है, पानीपत हरियाणा में है, ये ऐसी तेल शोधनशालाएँ हैं, ऐसी ऑयल रिफाइनरी हैं जो तेल के उत्पादक क्षेत्रों से बहुत दूर हैं और यहाँ तक कच्चा तेल आता है वो पाइपलाइन के माध्यम से ही पहुँचता है। साथ ही साथ जो उर्वरक कारखाने हैं, जैसे पानीपत में जो फर्टिलाइजर का कारखाना है, उस तक भी ये पाइपलाइन के द्वारा ही क्रूड ऑयल को भेजा जाता है। देन बात करते हैं पाइपलाइन का भारत में जाल की कि कहाँ पर ज़्यादा पाइपलाइन बिछाई गई है। तो उसके 3 प्रमुख जाल इंडिया में मिलते हैं। नंबर 1 आसाम के तेल क्षेत्रों में, जिसमें गुवाहाटी, बरौनी, इलाहाबाद यानी आजकल इसका नाम है प्रयागराज, कानपुर होते हुए ये एक पाइपलाइन बिछाई गई है। दूसरी एक शाखा बरौनी से राजबंद होते हुए हल्दिया पश्चिम बंगाल तक जाती है और एक शाखा राजबंद से मौरीग्राम और गुवाहाटी सिलीगुड़ी तक जाती है। तो ये तो हो गए असम तेल क्षेत्र में। दूसरी है गुजरात में, तो गुजरात के सलाया से वीरमगांव, मथुरा, दिल्ली, सोनीपत के रास्ते पंजाब के जालंधर तक एक पाइपलाइन बिछाई गई है। एक पाइपलाइन जो है वो बड़ोदरा के निकट कोयाली से चक्सू नामक स्थान को जोड़ती है। तो ये प्रमुख पाइपलाइन है भारत में। ठीक है, तो यदि हम जो भी पाइपलाइन सीख रहे थे तो देखो, एक तो इस वाले एरिया की बात कर रहा है, ये असम तेल क्षेत्र है, और दूसरी इस वाली बेल्ट की बात कर रहा है, यानी यहाँ से लेके और यहाँ तक। तो ये एक पाइपलाइन है यहाँ से यहाँ तक। ठीक, तो यहाँ बिछी हुई है जाल।
देन अगर भारत की सबसे लंबी गैस पाइपलाइन की बात करें तो वो है HVJ। एच मीन्स है हजीरा, ये हजीरा गुजरात में है। देन है विजयपुर, ये मध्य प्रदेश में है। देन है जगदीशपुर, ये उत्तर प्रदेश में है। ये 1700 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन है जिससे LPG की सप्लाई होती है। इसी पाइपलाइन को क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन भी आप कह सकते हैं। और ये मुंबई हाई और इसके अलावा वसीम तेल क्षेत्रों को भी आपस में गैस पाइपलाइन के द्वारा जोड़ा गया है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं जल परिवहन की। जल परिवहन में क्या होता है कि इसमें पानी का यूज किया जाता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। अब ये नदी, नहर, झील हो सकती हैं और समुद्र के हिस्से भी हो सकते हैं। तो जो स्थल के अंदर होते हैं उनको हम आंतरिक जल परिवहन के मार्ग कहते हैं। जैसे भारत में अंतः स्थलीय इनलैंड वाटरवेज लगभग 14,500 किलोमीटर लंबे हैं, जिनमें से 5,685 किलोमीटर लंबे मार्ग मशीनीकृत हैं। मशीनें यानी उस पर स्टीमर चलते हैं। जैसे आप यहाँ पर भी देख रहे हैं, रिवर को पार करने के लिए इसमें स्टीमर में गाड़ियाँ भी चढ़ाई जा रही हैं। ठीक है। और देश के इनलैंड वाटरवेज की अगर बात करें तो भारत में जो इनलैंड वाटरवे हैं उनको NW बोलते हैं, नेशनल वाटरवे। ठीक है। तो भारत का नेशनल वाटरवे नंबर 1 NW1 वो है हल्दिया से प्रयागराज तक उत्तर प्रदेश में, गंगा नदी मार्ग 1620 किलोमीटर लंबा है। दूसरा है NW2 नेशनल वाटरवे नंबर 2 सदिया से धुबरी के बीच 891 किलोमीटर लंबा मार्ग है जो ब्रह्मपुत्र नदी के माध्यम से है। तीसरा है NW3 जो केरल में है। ठीक है। इसमें नहरों का प्रयोग किया जाता है जिसमें कोटापुरम, कोलम, उद्योग मंडलम और चंपाकारा ये प्रमुख नहरें हैं जो लगभग 205 किलोमीटर लंबी नहरें हैं जिनका यूज करते हैं। NW4 की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश में है, काकीनाडा से पुदुचेरी के बीच में। यहाँ पर नहर भी बनाई गई है। ठीक है। और साथ ही साथ इसमें गोदावरी और कृष्णा नदियों का भी विशेष योगदान रहता है, यानी उनके पानी का भी इसमें प्रयोग किया जाता है, उनकी शाखाओं का इसमें यूज करते हैं। देन आता है इसमें आपका NW5 की बात करें तो टॉप आपने 5 दिए गए हैं आपके सिलेबस में। तो NW5 की बात करें तो माताई नदी, महानदी के डेल्टा चैनल और ब्रह्मणी नदी और वहाँ पर पूर्वी तटीय नहर, इनके माध्यम से 588 किलोमीटर लंबा नेशनल वाटरवे बनाया गया है। इसके साथ साथ कुछ नदियाँ ऐसी हैं जिसमें हम अभी और नेशनल वाटरवेज के रूप में उनको डेवलप कर रहे हैं या उनका यूज किया जा रहा है। जैसे मांडवी नदी है, ठीक है, जुआरी नदी है, कंबरजुआ, सुंदरवन, बराक नदी और केरल का बैक वाटर। केरल का बैक वाटर का मतलब ये है कि इस प्रकार की सतलाकृति तट पर बन जाती तो समुद्र अंदर तक आता है, जिसको हम बैक वाटर बोलते हैं। पश्चिम प्रदेश कयाल भी बोलते हैं, जैसे वहाँ पर है वैबनाद कयाल केरल में। ठीक है। इसके साथ साथ देश में यदि हम बात करें समुद्री जल परिवहन की तो देश का 95%, ये आपके लिए जनरल नॉलेज का क्वेश्चन भी है, देश का 95% व्यापार और मुद्रा के रूप में 68%, यानी पैसों में देखें तो 68% और टोटल वॉल्यूम के अनुसार देखें तो 95% व्यापार समुद्री मार्गों से होता है, समुद्रों के द्वारा। और भारत का जो तट है उसकी लंबाई लगभग 7517 किलोमीटर है, यानी जो भारत के तट की लंबाई है वो 7517 किलोमीटर है। 7516.6 राउंड फिगर में 7517 हो जाएगा। इसमें कुछ आपका जो आइलैंड्स हैं इनके चारों ओर भी ये शामिल है। मेन की है 6100 किलोमीटर मेन तट की और बाकी की 1416.6 किलोमीटर ये तटों की है, इसकी द्वीप समूह की है। और इस भारत की लंबी तट रेखा पर 12 मेजर पोर्ट हैं, 200 जो है छोटे और मध्यम स्तर के पोर्ट हैं। और ये बात आपकी पहले ही आ चुकी है कि देश का 95% विदेशी व्यापार पोर्ट्स के माध्यम से किया जाता है। पोर्ट के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जैसे स्वतंत्रता के बाद डेवलप किया गया प्रमुख पतन कौन सा है, तो वो है कांडला पोर्ट, गुजरात में है। और ये जो है ज्वारीय पतन है। ज्वारीय पतन का मतलब कि जब समुद्र में ज्वार आता है तो इसमें पानी ज़्यादा होता है, तब इसमें सिप आते हैं।
ठीक है। इसको क्योंकि पहले हमारा एक पोर्ट होता था कराची जो बाद में पाकिस्तान के हिस्से आ गया था, तो इसलिए कांडला को डेवलप किया गया था। देन आता है भारत का सबसे बड़ा पतन, वो है मुंबई पोर्ट जो भारत के पश्चिमी तट पे है और प्राकृतिक पतन है। इसके बाद जो है ये जो था ना कांडला पोर्ट, आजकल इसका नाम दीनदयाल पतन रखा गया, दीनदयाल उपाध्याय रहे हैं, उनके नाम पर इनका नाम दीनदयाल पोर्ट रखा गया है। ठीक है। और ये एक ज्वारीय पोर्ट है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ओके। और साथ ही साथ नेक्स्ट बात करें तो मुंबई की है। मुंबई भारत का सबसे लार्जेस्ट पोर्ट है जो प्राकृतिक है यानी नेचुरल है, विस्तृत है और यहाँ पर सुचारू पोताश्रय, पोताश्रय मीन्स हार्बर, जहाँ पर समुद्री जहाज ठहरते हैं जिसमें माल को उतारा और चढ़ाया जाता है। ठीक है। तो इसके पास में एक अन्य पोर्ट बनाया गया है जिसे JNL, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, PTB इसको बोलते हैं, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, उसके तहत एक पोर्ट बनाया गया है जो भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है, यानी जिसपे कंटेनर सबसे ज़्यादा आते हैं और जो मुंबई के भार को कम करने के लिए बनाया गया है। इसके अलावा नेक्स्ट आता है मार्मागांव जो गोवा में है, जो यहाँ से लौह अयस्क का एक्सपोर्ट किया जाता है, ये ध्यान रखेंगे, लौह अयस्क का एक्सपोर्ट करते हैं और लगभग देश का 50% लोहा अयस्क यहीं से एक्सपोर्ट किया जाता है। इसके बाद आता है कर्नाटक का न्यू मैंगलोर पोर्ट यानी मैंगलुरु पोर्ट, जो मैंने आपको पहले ही बताया था, कुद्रेमुख की खदानों से यहाँ पर सलरी के रूप में लौह अयस्क को मंगाया जाता है और फिर इसको एक्सपोर्ट किया जाता है। देन वेस्टर्न घाट, पश्चिमी तट पर, ये है पश्चिमी तट, यहाँ पर तो अगर बात करें ऐसे हमारा पोर्ट है तो यहाँ पर कांडला पोर्ट था, यहाँ पर मुंबई है, इसके पास JNPT है, फिर न्यू मैंगलुरु है और यहाँ पर कोच्चि है। तो कोच्चि पोर्ट जो है वो केरल में है और ये लैगून के मुहाने पर, लैगून का मतलब यहाँ पर समुद्र का तट ऐसे कटा हुआ है उस पर है, वैबनाथ कयाल के पास, और ये एक नेचुरल पोर्ट है। इसे अरब सागर की रानी, द क्वीन ऑफ अरेबियन सी कहा जाता है। नेक्स्ट पूर्वी तट की बात करें तो पूर्वी तट के पोर्ट्स में है सबसे साउथ की, यदि हम ऐसे बात करें, ये हमारा पोर्ट है तो यहाँ पर एक पतन है जिसका नाम है तूतीकोरिन, ये तमिलनाडु में है और प्राकृतिक पोर्ट है। ठीक है। दक्षिण पूर्व हो गया ना यहाँ पर, तो ये साउथ पूर्व, यहाँ है तूतीकोरिन। देन आता है इसके बाद चेन्नई, तो चेन्नई यहाँ पर है, भारत का पोर्ट, तमिलनाडु की कैपिटल सिटी, और ये प्राचीनतम आर्टिफिशियल पोर्ट है, ये ध्यान रखेंगे, आर्टिफिशियल, सबसे बड़ा पोर्ट है आर्टिफिशियल, बॉम्बे सबसे बड़ा था नेचुरल। ठीक है। तो ये है, और ये बॉम्बे के बाद देखो दूसरे स्थान पर है, आ गया ना बात, तो दूसरे स्थान पर तो है लेकिन ये आर्टिफिशियल है। देन आता है विशाखापट्टनम, यहाँ पर है विशाखापट्टनम जो भारत का सबसे सुरक्षित पोर्ट है, और सुरक्षित क्यों है, क्योंकि ये स्थल से घिरा हुआ है, यहाँ पर एक डॉल्फिन नाम की रॉक है, डॉल्फिन रॉक। ठीक है। डॉल्फिन नाम की एक पहाड़ है, उसके बैक साइड में, यानी समुद्री जहाज उसके पीछे आ जाते हैं और वो तूफानों से बच जाते हैं। ठीक है। और ये नेक्स्ट आता है यहाँ पर उड़ीसा में है एक पोर्ट जिसका नाम है पाराद्वीप, उड़ीसा में एक पतन का नाम है पाराद्वीप जो महानदी के मुहाने के पूर्व में है। ठीक है। और देन आता है यहाँ पर, जैसे ये है आपका, यहाँ पर है कोलकाता पोर्ट। ठीक है। कोलकाता, तो कोलकाता एक रेवराइन पोर्ट है, रेवाइन, रेवाइन का मतलब होता है नदी पतन, जो यानी समुंदर से ये अंदर है, यहाँ पर हुगली नदी बहती है, हुगली नदी पर है ये पोर्ट, तो समुद्री जहाज़ों को नदी के माध्यम से आना पड़ता है। जब समुद्र में ज्वार आता है तो नदी में पानी भर जाता है तो समुद्री जहाज कलकत्ता तक पहुँचते हैं, अदरवाइज सारे जहाज यहाँ पर हल्दिया में रुकते हैं। हल्दिया में यहाँ पर इसके वजन को कम करने के, यानी इसके भार को कम करने के लिए पोर्ट बनाया गया है, हल्दिया पोर्ट। ये आपका आ गया ना, हल्दिया पोर्ट इसका सहायक पतन है, तो ये आप पढ़ेंगे। देन नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है वायु परिवहन। तो वायु परिवहन का सबसे तीव्र साधन है, आरामदायक है, तीव्र है और प्रतिष्ठित है, यानी इसमें ये एक प्रकार का रेपुटेटेड ट्रांसपोर्टेशन का साधन है। लंबी दूरी तक जाना हो, यानी एक देश से दूसरे एरिया में जाना हो, दुर्गम स्थानों पर, ऊंचे पर्वतों पर, मरुस्थलों में, घने जंगलों में, समुद्रों के ऊपर से जाना है तो वायु परिवहन ही
एकमात्र साधन है। ठीक है, क्योंकि वायु परिवहन में आप हेलीकॉप्टर भी ध्यान रखेंगे। पहाड़ी एरिया में हेलीकॉप्टर, जैसे आप ये वाला देख रहे हैं हेलीकॉप्टर पवन हंस सेवा, जो भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की हेलीकॉप्टर सुविधा है। भारत में यदि परिवहन की बात करें तो 1953 से इसकी शुरुआत हुई थी। 1953 में इसका नेशनलाइजेशन किया गया था, राष्ट्रीयकरण किया गया था वायु परिवहन का। और देश में एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस, पहले नाम होता था इंडियन एयरलाइंस, आजकल सीधा इंडियन कहते हैं। ये इंडियन जो एयरलाइंस है ये घरेलू सेवाएं देती है और एयर इंडिया अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवाएं देती है। तीसरी है पवन हंस सेवा, जो हेलीकॉप्टर की सुविधा देती है। जैसे पहाड़ी एरिया में जो आप देखेंगे, कभी हिमाचल जाइए, उत्तराखंड में जाइए, तो वहाँ पर जो वायु परिवहन की सुविधा मिलती है वो पवन हंस के माध्यम से मिलती है। तो ये था। इसके अलावा किसी किसी स्थान पर ये आप, जैसे यहाँ पर कुछ प्राकृतिक तेल गैस आयोग, इसके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ONGC इसको बोलते हैं, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन। ठीक है, तो ये हैं। तो ये थे आपके ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट हिस्से। हम नेक्स्ट व्याख्यान में पढ़ेंगे संचार के बारे में। तो आज के व्याख्यान को हम यही समाप्त करते हैं। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।